वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का वीडियो जो होने वाला है दोस्तों, वो 17 और 18 फरवरी का जो आपका यूपीपी का पेपर है, उस पर हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। टॉप 30 प्रश्न लेके आए हैं। ऑलरेडी हम 24 प्रैक्टिस करा के रखा है, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एकदम इसी टाइप से क्वेश्चन आपके 17 फरवरी को पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू गाइस। तो चैनल पे पहले हो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, चलिए आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है, इनमें से जिनका जन्म अंडे से हो को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द होता है। मतलब वाक्य क्या कहा गया है दोस्तों, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका शब्द क्या होता है। आपके ऑप्शन हैं अंडज, बी पंछी, सी अंत्यज या डी अंडाणु। फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, पहले का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। फटाफट कमेंट करके बताइए, इसका पहले का आंसर पहला ही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जो अंडे से जन्म देता है उसको हम क्या कहते हैं, एक शब्द में उसको हम कहेंगे अंडज कहेंगे। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो आप फटाफट कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में अमृत क्या दोस्तों, अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। किसका दोस्तों, अमृत का। ठीक है, अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। क्या ऑप्शन हैं, स्वर्ण, मोती, दूध या पारा। फटाफट कमेंट करके बताइए। बी, जी सर, आपका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा, बी, एकदम आप सही बता रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है दोस्तों, अमृतलाल नागर कौन दोस्तों, अमृतलाल नागर उपन्यासकारक हैं। सबसे पहली बात तो अमृतलाल नागर क्या है दोस्तों, उपन्यासकारक हैं। मानव का हंस, क्या मानव का हंस के कथा वास्तु हैं। मतलब अमृतलाल नागर जो उपन्यासकारक हैं, ये मानव का हंस के कथा वास्तु हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं, बुलंदखंड का सांस्कृतिक जीवन, या हंसमुख बुद्धकालीन भारत, या लोरिक चंदा की लोक कथा, या तुलसीदास का मानसिक विकास। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। हम आप फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास का मानसिक विकास। ठीक है, तुलसीदास दोस्तों रामायण के लेखक भी हैं, आप लोग याद रखिएगा। तुलसीदास ही क्या हैं, रामायण के लेखक भी हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, रामायण के लेखक कौन है, तो आपके तुलसीदास ही हैं। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ, और आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। किसका दोस्तों, किस उपन्यास का, गंगा मैया का उपन्यास के लेखक कौन है, गंगा मैया के। ऑप्शन दिए गए, नागार्जुन, या भैरव प्रसाद गुप्त, या राही मासूम रंजा, या अब्दुल बिस्मिल्लाह खान। कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइए। बी, जी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, भैरव प्रसाद गुप्त जी। ठीक है, कौन है, भैरव प्रसाद गुप्त जी। जो भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आप लोग जान लीजिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। इनका जन्म जो है ना, वो यूपी के बलिया गांव में हुआ था। कहाँ, यूपी के बलिया गांव में। ये भी नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हिंट हैं ये सब। ठीक है, कहाँ हुआ था, यूपी के बलिया गांव में। किस सन में हुआ था दोस्तों, 1918 में हुआ था। किसका, भैरव प्रसाद गुप्त किस जिले में हुआ था, यूपी के बलिया जिले में। किस सन में हुआ था, 1918 में। एनी डाउट, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप फटाफट कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है दोस्तों। जैसे आपका वाक्य क्या दिया गया है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की, अब यहाँ पे कुछ आपको भरना होगा। ठीक, खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है, मिट्टी, बालू, सूरत या दिमाग। क्या खराब रखा है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा फटाफट कमेंट करके बताइए।
फटाफट कमेंट करके बताइए। डी दिमाग, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। हाँ, कुछ लोग, सही बात सर। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, मिट्टी। ठीक, क्या खराब करके रखे हैं दोस्तों? मिट्टी। ठीक है, कैसे? अरे आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी, ये एक मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? चैन की बंसी बजाना। क्या? चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? चैन की बंसी बजाने का सही मुहावरे का अर्थ सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा करना। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर। जी जी जी, आप जी सर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर, सुख से रहना। चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है? कि सुख से रहना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है दोस्तों, लोग भूल गए हैं। क्या? लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है दोस्तों? लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। ठीक है, लोग भूल गए हैं इस साहित्य पे अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले कवि कौन थे? कौन कवि कौन है दोस्तों? गिरजा शंकर जी या रघुवीर सहाय जी या कुंवर नारायण जी या त्रिलोचन जी? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, कौन है इसके राइट आंसर? इस प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आप सही बता रहे हैं। यही मेहनत रहा तो आप लोग इस बार वर्दी जरूर पा जाएंगे। ठीक है, चलिए, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। रघुवीर सहाय जी लोग भूल गए इस साहित्य पे अकेडमी पुरस्कार पाने वाले पहले कवि थे। ठीक है, किस सन में पाए थे दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट होता है, किस सन में पाए थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। 1984 ईस्वी में पाए थे। किस सन में दोस्तों? 1984 में। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, लोग भूल गए पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं और किस सन में पाए थे? ठीक, तो 1984 ईस्वी में पाए थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है दोस्तों, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, भक्ति काल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से या छायावादी युग से? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए। बी बी आपका राइट आंसर, बी भारतेंदु युग से हुआ था। ठीक, किस युग से? हिंदी में निबंध जो लिखा जाता है वो निबंध किस युग से प्रारंभ हुआ है? तो आपका भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है दोस्तों, कृत प्रतियों के संयोग से, कृत प्रतियों के संयोग से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताइए, 9वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए। जी, राइट आंसर आपका एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कृदंत होगा दोस्तों। क्या होगा? कृदंत होगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? देखिए, प्रश्न नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 कहता है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्या? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल भरने लगे। संसार देखे और हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा ये हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? क्या पूछा है आपसे? रस। एक 2 3 क्वेश्चन तो आपसे रस से हर बार पूछा जाता है दोस्तों।
रस से 2-3 क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। क्या है दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं रौद्र, वीर्य, भयानक या फटाफट कमेंट करके बताइए। 10वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट चलिए, लाइव सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? दोस्तों इसमें ध्यान से देखिएगा, सुमेलित नहीं करता है कहा गया है और विराम भेद होना चाहिए। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण विराम, ऐसा चिन्ह होता है। अल्प विराम जो कॉमा लगाया जाता है, योजक विराम ये वाला है, और उदाहरण विराम ये है। ठीक है, चलें इसको देखो, इसमें का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार। सी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सी, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी वाले आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले आपका रॉन्ग है भाई। योजक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह। ठीक, योजक चिन्ह जो है आपका ये सुलेमित नहीं है, और बाकी सभी लोग सही हैं, मतलब सुलेमित हैं। पूर्ण विराम ऐसे ही होता है, अल्प विराम ऐसे ही होता है, उदाहरण विराम आपका ऐसे ही होता है। ठीक है, और बाकी ये वाला जो योजक चिन्ह है ये आपका गलत है, मतलब इसमें सुलेमित नहीं है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये वाला। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के सही शब्द का चयन कीजिए या चुनिए। इनमें जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उनका नाम श्याम है। अब यहाँ पे बताइए क्या भरा जाएगा, कौन सा शब्द हो? आपके कुछ शब्द जी दिए गए, जिसका, उसका, किसका, इसका। फटाफट कमेंट करके बताइए। कुछ लोग डी को बता रहे हैं, कुछ लोग बी को बता रहे हैं। डी और बी, फटाफट बताइए। बी सही बात, आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसका होगा क्या? उसका। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। वाक्य संपूर्ण हुआ आपका। ठीक, चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कहता है चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या महादेवी वर्मा जी? फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए। सी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किसके रचनाकार हैं? चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ठीक है, इस बात को नोट रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। मोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों मोर बिहान निशांत किसका पर्यायवाची शब्द है? फटाफट बताइए किसका पर्यायवाची है? डी बिल्कुल सही, आपका डी प्रभात। प्रभात का पर्यायवाची है शब्द कौन कौन से? मोर, बिहान और निशांत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है दोस्तों तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक कौन सी विभक्ति मिलती है? दोस्तों द्वारा, का, में, पर। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा? ए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, द्वारा मिलता है। ठीक है, कौन सा कारक और विभक्ति मिलेगी? कौन सा विभक्ति मिलेगी दोस्तों? तो आपका द्वारा विभक्ति मिलेगी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो भेदा ना जा सके। ऑप्शन हैं सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद या दुभेद। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी अभेद होता है। ठीक, सर्वशक्तिमान का मतलब होता है जो बहुत ही शक्तिमान होता है। ठीक है, उसके अंदर अपरंपार शक्ति होती है। लौह पुरुष का मतलब होता है दोस्तों
लौह पुरुष का मतलब जो बहुत मजबूत आदमी होते हैं। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है जो पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, क्या यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तव्यवाच्य या अवधिवाच्य? फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, ये एक प्रकार से आपका भाववाच्य है। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकारक साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इसमें से कौन से ऐसे उपन्यासकारक हैं जो एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। दैत्येंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा या मन्नू भंडारी या अमृतलाल नागर? आपकी जानकारी खातिर बता दूं दोस्तों, दैत्येंद्र कुमार भी साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित हैं। भगवती चरण वर्मा जी ये भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। और मन्नू भंडारी जी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हैं। अमृतलाल नागर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। इस बात को नोट रखिएगा, तीनों लोग इस पुरस्कार से सम्मानित हैं, लेकिन मन्नू भंडारी जी इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए दोस्तों। फटाफट कमेंट करके बताइए। व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन संघोष होते हैं, या व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, या समस्त स्वर अघोष ध्वनियाँ हैं, या सभी विसर्ग अशोग हैं। ठीक, यहाँ आ रहेगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी विसर्ग अशोक हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। इसका राइट वाक्य क्या होगा दोस्तों? एकदम सही वाक्य की पहचान कीजिए, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए। डी, कुछ लोग डी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। अरे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी बी को कमेंट कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ए को कमेंट कर रहे हैं। अरे विद्यार्थी, आपका जो है राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, विद्यार्थी बी होगा। ठीक, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 21 क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। विद्यार्थीगण आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं धातु, कर्म, उपसर्ग, प्रत्यय। कमेंट करके बताइए क्या है। क्रिया का मूल रूप आपका धातु कहलाता है। विद्यार्थी आप एकदम सही बता रहे हैं, राइट आंसर आपका होगा क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है कौन सा? नासिक के व्यंजन है न, च, अड़, स। क्या है दोस्तों? सब हड़ंत हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, ना। ठीक है, हड़ंत ना मतलब आधा ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 कहता है राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था, या किस रचना पर प्राप्त हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शंस हैं दो पंक्तियों के बीच, मिट्टी का चेहरा, या नेपथ्य में हंसी, या एक दिन बोलेंगे पेड़। क्या था दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। जी एकदम आप सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, दो पंक्तियों के बीच। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस रचना पे मिला था दोस्तों? दो पंक्तियों के बीच में। ठीक है, चलिए और किसको दो पुरस्कार नहीं मिला था दोस्तों?
साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को नहीं मिला था? अभी हमने जस्ट पीछे आपको बताया था, मन्नू भंडारी को नहीं मिला था। किसको? मन्नू भंडारी को। ठीक है, किसको दोस्तों? मन्नू भंडारी को यह पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1995 में, सन 1996 में, सन 1997 में, सन 1999 में? जी एकदम राइट आप बता रहे हैं, 1996 में होगा। क्या? 1996 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 कहता है, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलेगी दोस्तों? आपको विभक्ति बतानी है। ठीक है, कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए, से, द्वारा, को मिलेगा। क्या मिलेगा? को। ठीक है, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इसको अगर विभक्त किया जाएगा मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यहाँ बीच में क्या आएगा आपका? दोनों का समास विग्रह करेंगे, को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों? बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। सांप छछूंदर की गति मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पछताना, या फिर असमंजस में पड़ना, या फिर घबराना, या होश उड़ा जाना? जी राइट आंसर आपका जो बता रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी, असमंजस में पड़ना। ठीक, क्या? असमंजस में पड़ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक, ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 27 का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, संदेह, जहाँ उपमान में उपमेय में का संदेश प्रकट किया जाता है। ठीक है, ये आपका सुलेमित नहीं है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भाव विलास और कौन? एंड रस विलास। भाव विलास एंड रस विलास के लेखक कौन है दोस्तों? भूषण, मतीराम, पद्मकार या देव? फटाफट कमेंट करके बताइए कौन है दोस्तों? जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, देव हैं। कौन है? देव। देव का जन्म स्थान कहाँ हुआ दोस्तों? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिए देव का जन्म स्थान कहाँ है, तो आप बताओगे यूपी के इटावा जिला में। कहाँ? यूपी के इटावा जिला में। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? इटावा जिला में। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? 29 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सिंह का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? किसका? सिंह का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। शार्दूल, सारंग, कुरंगम या ऊरग? जी आप राइट आंसर बता रहे हैं, फटाफट। ऑप्शन नंबर ए, शार्दूल है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द है? नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट कर बताइए। आपके ऑप्शन हैं सरिता, तरंगड़ी, तटनी, जाह्नवी। क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? सरिता आपका दोस्तों देखा जाए तो नदी का पर्यायवाची हो, तरंगड़ी आपका नदी का पर्यायवाची है, तटनी आपका नदी का पर्यायवाची है, लेकिन जाह्नवी जो है आपका, ये दोस्तों गंगा का पर्यायवाची है। किसका? गंगा का। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।